अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मदीहा मोहसिन, आपको खुशामदीद कहूँगी अपने लाइव मॉर्निंग शो में जिसका नाम है सच सवेरा। सच सवेरा में जनाब मेरा और आपका साथ होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वो है तालीम का मेयार बेहतर बनाकर ही अक़वाम आलम का मुकाबला किया जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे, हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं उनकी जानिब हम बढ़ते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काज़मी साहब, आपको हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और आज उनसे बहुत सारी बातें होंगी एजुकेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद आज़म ख़ान साहब, आप शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, 4 सफ़रनामे आपने लिखे हैं, तो आपसे उन सफ़रनामों के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और साथ ही साथ आज हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर नुशीबा सलमान साहिबा मौजूद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, नोन फेस है, आप डिफरेंट चैनल्स पे इनको देखते रहते हैं। इनको भी हम खुशामदीद कहेंगे कि आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, उसके बाद हम जो है आगे बात करेंगे कि तालीम का मेयार। आपको लगता है कि हमारे जो हमारी यूथ है या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बैचलर्स की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है, क्या उनका तालीम का मेयार उतना ही उसी लेवल का है? या समटाइम्स मैं किसी डिग्री होल्डर से मिलती हूँ तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि ये मास्टर्स इन्होंने किया कैसे है, ऐसा क्यों है? जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता नहीं है। वो इसलिए कि हमने जो बेसिक्स हैं वही सही तरीके से नहीं डिस्कवर की। कि जो इब्तदाई तालीम होती है, वो एक साइंटिस्ट था सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट था, उसका एक बहुत ही फेमस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था एल्फ्रेड एडलर। तो उन्होंने ये एक बड़ी पते की बात कही। वो कहते हैं कि जो इब्तदाई 5 साल हैं बच्चे की ज़िंदगी के, वो बहुत अहम होते हैं, और उस 5 साल की ज़िंदगी पे आगे का सारा जो ज़िंदगी का दारोमदार होता है और उसका अक्स नज़र आता है उन सालों में। अब होता ये है कि वो इब्तदाई ज़िंदगी जो है उसमें तरबियत कहीं खो जाती है, उसमें तहज़ीब नफ्स नहीं आती, उसमें बातचीत का सलीका नहीं है, अखलाक नहीं है, उसे मुनाफरत और इख्तलाफ में फ़र्क का पता नहीं है, वो ये नहीं जानता कि इख्तलाफ करने के बावजूद किसी का एहतराम कैसे किया जाए। और फिर ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो यही ज़ाहिर करती हैं कि वो यानी हमारी जो एजुकेशन है वो बच्चा की उस तरह से किरदार साजी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने प्रोफेसर साहब ने कहा, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने, कि जी पहले 5 सालों में पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या बनना है। तो क्या नुशीबा को शुरू से ही शौक था कि मैंने डॉक्टर बनना है, या फिर पेरेंट्स की विश थी? आप थोड़ा सा अपना मुझे बताइए। इन्होंने सही कहा कि वो उम्र ऐसी होती है कि बच्चा नक्काली बड़ी अच्छी करता है। हाँ। अपने टीचर की नक्काली कर लेगा, आप चाहे उस एज में उसे लपे आती है दुआ याद करवा दे। यहाँ तक कि अगर आपके लेट्स सपोज आप देख रहे हैं कि आपके फादर या आपके घर में जो आपके ग्रैंडफादर हैं उनमें से कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो बच्चा पेंसिल लेके अपने मुंह में डालेगा और कोशिश करेगा जी उसकी नक्काली करेगा। उस एज में उसे लपे आती है दुआ याद करवा दें, या बाबा ब्लैक शीप याद करवा दें, हम्प्टी डम्प्टी याद करवा दें, वो सारी ज़िंदगी उसको याद रहेगा, वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आज का मौजूद तालीम का मेयार बेहतर बनाकर ही हम अक़वाम आलम का मुकाबला कर सकते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्या सिर्फ तालीम इसीलिए हासिल करनी है कि हमने अक़वाम आलम का मुकाबला करना है और कोई रेस लगी हुई है, या अपने लिए हमें तालीम हासिल करनी चाहिए खुद को बेहतर बनाने के लिए? जी मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे एक अहमियत रखती हैं। सही। अपने आप को भी बेहतर बनाना है और अक़वाम आलम का भी मुकाबला करना है। अच्छा। अपने आप को बेहतर इसलिए बनाना है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके अखलाक अच्छे नहीं हैं, आपका किरदार अच्छा नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। आप एक अच्छा इंसान बना दीजिए, उसके बाद उसके सर पे डॉक्टर का ताज रख दीजिए, वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। उसको एक अच्छा इंजीनियर बना दीजिए, वो एक अच्छा इंजीनियर साबित होगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। सही। अब रहेगी बात अक़वाम आलम के साथ मुकाबले की, तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन को कोई कौमी मसला समझा ही नहीं गया। हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें जो हैं, बेरोज़गारी, महंगाई को डिस्कस किया जाता है। कभी कोई तहरीक ऐसी नहीं उठी कि जो एजुकेशन की बात करे, कोई इसके हवाले से लोगों में शऊर पैदा करे कि ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ है। दुनिया आगे पहुंच गई। अब देखें, अब वक्त बदल गया है। अब पहले क्या होता था कि वो अमीर तस्वर किए जाते थे ममालिक के जिनके पास कौमी वसाइल ज़्यादा थे, तेल ज़्यादा था, इस तरह कुदरती वसाइल ज़्यादा थे। लेकिन अब तो गेम चेंज हो चुकी है। अब वो ज़्यादा अमीर हैं जिनके पास एजुकेशन ज़्यादा है। सही। एजुकेशन हैज़ बिकम अ ग्रेट इक्वलाइज़र। वो दौर गया कि आप सब्जियां और चावल काट करके आराम से बैठ जाते थे और उस पर इक्तफा कर लेते थे। अब तो हाई टेक प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब देखें कोरिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चाइना को देखें।
मलेशिया को देखें, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं तो तुर्की और मलेशिया कहाँ खड़े? 87% सिर्फ मलेशिया पैदा कर रहा है, बाकी तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो मिल के 12 पॉइंट समथिंग वो रोल प्ले कर रही हैं। तो ये क्या था कि लीडरशिप और विजन, ली कुआन यू सिंगापुर कराची से भी छोटा कंट्री है, देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनकी पर कैपिटा इनकम को देखें, यूके को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। सही, तो एक तो लीडरशिप हो गई, विजन हो गया, साथ ही तालीम हो गई। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी, कॉम्बिनेशन इनका बनेगा, तभी जो है वो एक मुल्क तरक्की कर सकता है। और पाकिस्तान भी अगर तरक्की करना चाहता है तो उसका मेन यही है कि आपको तालीम, वो कहते हैं ना अलिफ बे पे से दोस्ती करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल के मुताबिक 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत अहम हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं कि वो कितना इन्वेस्ट कर रही हैं एजुकेशन पे। सही। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटीज़ और आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं। सही। कि वो उस रिसर्च को कितना इनोवेशन वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं। और फिर तीसरा है प्राइवेट सेक्टर, अच्छा, जो उस इनोवेशन को, उस रिसर्च को यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्ट्स बनाता है। सही। और फिर एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको नज़र आती है। सही, लेकिन हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे गली मोहल्लों में जो है वो बेतहाशा स्कूल्स बन चुके हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बन चुकी हुई हैं, लेकिन तालीम का मयार अभी बेहतर नहीं हो रहा। अगर जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि वालिदैन का एक किरदार है, दूसरे नंबर पे उस्ताद का किरदार है, टीचर का एक बड़ा रोल होता है। वो उसका लेसन प्लान क्या है, उसकी पेडोलॉजिकल स्किल्स जो हैं वो कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर 30 बच्चों की क्लास है तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऑडिटरी होते हैं कि वो लेक्चर सुनते ही समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो विजुअल्स होते हैं वो इमेजेस से सीखते हैं या फिर उसे इलस्ट्रेशन से उनको बात समझ में आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसी क्लास में कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से जो है वो लर्न करते हैं, किनेस्थेटिक ऐसे बच्चों को कहते हैं। तो वो जब तक वो काम खुद नहीं करते तब तक उन्हें पता नहीं चलता कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, कैसे समझ नहीं आती उन्हें चीज़ की। तो मेरे नज़दीक होना ये चाहिए कि ऐसे बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाएं, चाहे वो स्कूल लेवल पे आएँ, आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे सेक्शंस बना दिए जाएं, और ऐसे माहिरीन जो इन तमाम स्किल्स को जानते हैं कि वो किस स्किल का बेहतर जो टीचर है वो उसको पढ़ाए और बच्चों के अंदर वो स्किल डेवलप करे, प्रैक्टिकली उसे करवा के देखे कि जब तक आप ऑब्जेक्टिव नस्बो लैन नहीं है आपका कोई, आपके आंखों के सामने कोई चीज़ है नहीं, तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए आप डिग्री ले रहे हैं। आज अगर हुकूमती इदारे ये डिफरेंट कंपनीज ऐलान कर दें कि हम डिग्री पे जॉब नहीं देंगे, आपकी सारी यूनिवर्सिटियाँ वीरान हो जाएंगी, सारे तालीमी इदारे वीरान हो जाएंगे, कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि हमने ऑब्जेक्टिव रखा ही नहीं ये कि हमने एजुकेशन का मकसद ये रखना है कि इंसान को एक बेहतर इंसान बनाना है। अभी इन्होंने कुरान मजीद की बात की, बिल्कुल उसे भी हमें एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए कि हमें FAFSC तक तमाम कुरान मजीद का तर्जुमा बच्चे को आ जाए, वो इस्लामियात को कुरान मजीद की ही तालीम में ढाल के बेशक उसे कन्वर्ट कर दें, कुछ पारे कुछ सूरतें जो हैं वो इस तरह लेकिन आसान अल्फाज में कि बच्चे समझ सकें कि जो है कुरान जो इतनी मुकद्दस किताब है इसमें अल्लाह हमसे कह क्या रहा है। अभी उस्ताद के किरदार पे बात हो रही थी, मैं चाहूँगी कि हम वहीं से कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, उस्ताद का किरदार और बेहतर हो सकता है अगर हम उस्ताद को उसका वो मुकाम दे दें। अच्छा, टीचर को उसका मुकाम दें। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर जितनी जर्नैल की इज्जत है, क्या इतनी टीचर की इज्जत है? या जितनी एक सियासतदान की इज्जत है, क्या उतनी एक टीचर की इज्जत है? या जितनी एक ताजर की इज्जत है, क्या उतनी एक टीचर की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि इस शोबे में फिर कॉम्पिटेंट लोग आने की बजाय, जिससे कहीं और जॉब नहीं मिलती, वो फिर इस शोबे में आ जाता है। तो इस शोबे को मज़ीद बेहतर करने के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो वाकई इसके अहल हों कि वो डिलीवर कर सकें। अब पेज अच्छी होनी चाहिए ताकि एक टीचर जो है वो रिलैक्स रहे। अब ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ से अच्छी उनको ऑफर्स आती हैं तो लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ इनको भी ये सोचना चाहिए कि उनके बराबर एटलीस्ट जो है इनको वो पे ऑफ किया जाए। अब दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था एक्चुअली वो ये है कि जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर भी एक वही ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं और उसमें टीचर का किरदार एक पैसिव सा होकर रह जाता है। जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो वो नताइज नहीं दे सकता जो उसे देने चाहिए। अब तरक्की याफ्ता मुल्कों में क्या हो रहा है, वहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग है, वहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, रिसर्च है। इन चीज़ों को और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और स्टूडेंट्स भी बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और टीचर्स को भी लर्निंग के उतने ही मौके मिलते हैं।
اب دوسری جو چیز یہاں پہ خرابی کا باعث بنتی ہے وہ جو ہے درسی مواد ہے ہمارا، جو کہ لگا بندہ وہی نوٹس بن جاتے ہیں اور اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتی، سالہ سال پھر وہی چلتے ہیں. صحیح. حالانکہ ہونا یہ چاہیے. ترقی یافتہ ملکوں میں کیا ہوتا ہے، وہ مکالمے کو اہمیت دیتے ہیں، وہ کویسچن آنسر سیشنز میں پوری بات کو ڈائجسٹ کروا دیتے ہیں. کراس کوسچنگ وہ آپ کے مائنڈ میں ایسے بیٹھتی ہے کہ پھر وہ نکلتی نہیں ہے. اچھا دوسری چیز کہ ہم اکثر رونا روتے ہیں جی کہ وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس جی انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے. تو اور جو 2% انفارچونیٹلی ایجوکیشن کے لیے انہوں نے اسپیئر کیا ہوتا ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں لگتا. اچھا. اب ہوتا کیا ہے کہ اب دیکھیں جیسے ابھی ملیشیا کی بات ہو رہی تھی تو مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہم ایجوکیشن کو جو ہے پروموٹ کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کو اہمیت کتنی دی جا رہی ہے اور جذبہ. وہ انہوں نے پھر اپنے بجٹ کا 25 to 30% جو ہے ایجوکیشن کے لیے مخصوص کیا اور آج دیکھیں ملیشیا کہاں پہنچ گیا. تو ایک دفعہ مہاتیر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستانی قوم میرے پاس ہوتی تو جتنی دیر میں نے ملیشیا کو ترقی دی ہے اس سے ہاف ٹائم میں پاکستان کو ترقی دے دیتا. اس کی ریزن اس نے یہ بیان کی کہ پاکستانی جو کام ملیشین جو کام 1 سال میں سیکھتے ہیں پاکستانی وہی کام 6 ماہ میں سیکھ لیتے ہیں. صحیح. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایبیلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اچھا مکینک ہے، اچھا دماغ ہے، اچھے ریسرچر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے تھوڑا سا ایک اچھے انداز میں ڈھال دیا جائے، اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا دیا جائے. اب میں ریسورسز کی بات کر رہا تھا. اب ریسورسز نہیں ہے تو آپ اویلیبل ریسورسز کا استعمال کیجئے. آپ ٹی وی کو ایک معلم بنا دیجئے. بیسک لرننگ ٹیکنیکس آپ ٹی وی پہ سکھا سکتے ہیں. آپ بیسک میتھمیٹکس آپ ٹی وی پہ سکھا سکتے ہیں. جہاں پہ آپ شادیاں بیاہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ وہاں پہ آپ اس کو ایسے لوگ کہ جو اسکول جانے کی ایج نہیں ہے جن کی اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ شائع ہیں کہ اب لوگ کیا کہیں گے، تو وہ ٹی وی آن کریں، بیٹھیں اور وہ سیکھیں کہ الف بے پہ جیسے شروع ہو رہا ہے وہ سیکھنا شروع کریں بالکل ایک معلم کی طرح. اور بہت سی پی ٹی وی نے جیسے ابتدائی قرآن مجید کی تعلیم کئی بچوں نے جو ہے وہ وہاں سے حاصل کی اور ابھی بھی ڈفرینٹ چینلز پر قرآن پڑھانے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں اور بڑے ڈیٹیل طریقے بتائے جاتے ہیں، تو وہ اچھا لگتا ہے. اور اس طرح سے آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ٹی وی کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، ایز اے معلم ایز اے ٹیچر یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی، جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں دیکھنے والوں کو، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا جو مزاج ہے، قومی مزاج، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اس کو ٹاپ پریورٹی پہ ہمیں رکھنا ہے، سب سے اوپر ہمیں ایجوکیشن کو رکھنا ہے اگر ہم اقوام عالم میں باقی قوموں کے ساتھ برابری چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہم کچھ ایسے اقدامات کریں جو دیر تک یاد رکھے جائیں. بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بھٹو کے دور میں قائد اعظم یونیورسٹی، علامہ اقبال یونیورسٹی، کچھ تھوڑا سا ایجوکیشن میں وہ نظر آتا ہے. اور دوسرا مشرف کا دور تھا جس میں ڈاکٹر عطاء الرحمن کا ویژن کام آیا. انہوں نے یونیورسٹیز بنائیں، انہوں نے اسٹوڈنٹس کو باہر پی ایچ ڈیز کے لیے بھیجا اور اب کافی جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز واپس پاکستان میں آ رہے ہیں. اب دیکھیں سڑکیں، روڈ، پل، یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں. ہمیں انسان بنانے چاہیے، یہ انسان بنانے چاہیے، وہ زیادہ ضروری ہے. اور اس میں پھر ایجوکیشن کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ مانیٹرنگ سسٹم، کوالٹی ایشورنس کا بھی ہونا چاہیے کہ جو پرماننٹلی ریگولر بیسس پہ وہ دیکھتا رہے کہ کہاں کہاں فالٹ ہے، ماہر تعلیم کی رائے لی جائے، ان سے جو ایجوکیشن سسٹم میں کہیں جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو صحیح کیا جائے. بہت شکریہ. میرے پاس وقت بہت کم ہے. محمد اعظم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ پیغام جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں ان سے متفق ہوں اور اس میں مزید کوئی امینڈمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. صحیح. جو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں وہ میرے الفاظ ہیں بلکہ پوری قوم کے الفاظ ہیں. بہت شکریہ. آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تھوڑی سی شاعری بھی ہم سنیں گے. آج کے پروگرام میں ہم نہیں سن سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بھی پروگرام میں بلائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات رہے گی. بہت شکریہ، آپ دونوں نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے.